जय हिंद। केम छो मजामा। ये है हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत। पर इस मैप को बनाने के लिए, इस मैप के पीछे हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जान दी है। छोटे बड़े, बूढ़े बच्चे, हर एक इंसान ने अपनी जान इस मैप के पीछे दी है, भारत को बचाने के पीछे दी। भारत को एक नाम, एक निशानी देने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी है। हमें कम से कम अपना इतिहास तो पता होना ही चाहिए कि हमें कैसे आज़ादी मिली, कौन कौन थे वो लोग जिन्होंने हमें आज़ाद कराया, और पूरी दुनिया में क्यों क्यों सिर्फ भारत को ही टारगेट किया गया, क्यों भारत को ही अपनी कॉलोनी बनाने के लिए इतने सारे देश पीछे पड़े हुए थे। हमें इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए। इसीलिए मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ 3 वीडियोस की, जिसमें हम ये समझेंगे कि कैसे ब्रिटेन, या सिर्फ ब्रिटेन ही आया था या और भी लोग आए थे हम पर रूल करने के लिए। कैसे वो लोग आए, क्या क्या कंडीशंस की थी, क्या फैक्टर्स थे, क्या वहां पर कंडीशन थी कि उनको भारत आना पड़ा, कैसे यहाँ के राजाओं को हराया, कैसे आखिर में हमको आज़ादी मिली, कैसे गांधी जी ने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। सारी चीज़ें हम समझेंगे आने वाली 3 वीडियोस में। मैं इतना बता दूं, जो जनरेशन अपना इतिहास नहीं जानती, उस जनरेशन को अपने ऊपर शर्म होना चाहिए। कैसे हम आज़ाद हुए, क्या कंडीशंस थी, सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। व्हाट्सएप पर नहीं समझना चाहिए कि कैसे गांधी ने हिंदू मुस्लिम में फूट डाली। उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे होंगे। जैसे कि ये हमारा पहला वीडियो है, तो इसमें हम ये समझेंगे कि आने वाले 3 वीडियोस में हम कैसे अपनी भूमिका अदा कर रहे होंगे, कैसे हम वीडियोस में समझ रहे होंगे। तो इस वीडियो में जब भी ब्रिटेन या फिर जो भी लोग भारत में आए, वो तब से लेकर 1857 की क्रांति तक हम डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद दूसरे वीडियो में 1857 की क्रांति क्यों हुई, यहाँ से लेकर गांधी जी जब भारत आए तब हम डिस्कस कर रहे होंगे। और तीसरे वीडियो में पूरा गांधी एरा टिल इंडिपेंडेंस तक हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो बहुत बड़े नहीं होंगे, 15 से 20 मिनट के आसपास होंगे। तो चलो चलते हैं उस जर्नी पर, अपने इतिहास को समझने की, उस इतिहास के स्ट्रगल को जिसने भारत को आज़ाद करवाया। तो भारत के अंदर जो भी लोग आए वो मेनली यूरोप से थे। यूरोप में क्या कंडीशंस थी कि सभी लोग भारत की तरफ ही अपना रुख मोड़े, इसके लिए हम समझते हैं वहाँ की सोसाइटी की उस समय कंडीशन क्या थी। उस समय पर एग्रीकल्चर में वहाँ सरप्लस था, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों के पास खाने के लिए बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा था। और बहुत तेजी से अब लोगों की खान पान, रहन सहन वो बदलने लगा था, क्योंकि पैसा आ रहा था। जब लोगों के पास पैसा आ रहा था तो उनको लग्जरी चाहिए थी। जब लग्जरी भी हो गया तो सबसे पहले आपके पास जब पैसा आता है तो आप ये सोचते हो कि अच्छा सा खाना खाऊं। वहां पर भी जब पैसा ज़्यादा आया तो उन्होंने सोचा कि अब अच्छा खाना खाते हैं, और बिना मसालों के खाना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया कि कहाँ पर मसाले हमें सबसे ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। मीट का भी डेवलपमेंट हो रहा था, लोगों के पास पैसा आ रहा था तो वो मीट भी खा रहे थे, जिसमें डालने के लिए भी मसाले चाहिए थे। पर यहाँ पर ये समझना है कि ऐसा नहीं था कि उनके पास मसाले थे नहीं, उनको मसाले मिल नहीं रहे थे। मसाले उनको मिल रहे थे, लेकिन वो मसाले उनको काफ़ी कॉस्ट पर मिल रहे थे, काफ़ी महंगे मिल रहे थे। क्यों, समझ लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ भारत और यहाँ पर ये यूरोप, इस एरिया में पूरे में कंट्रोल था अरब्स का। और अरब भारत से मसाले लेते थे और यूरोप में जाके बेचते थे काफ़ी महंगे दामों पर। जैसे यहाँ पर 10 रुपए का खरीदा और वहाँ पर 500,000 रुपए का वो बेचते थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा पैसा वो लोग, मुनाफा वो लोग कमाते थे। तो कुछ खुराफाती लोग सोचने लगे क्यों हम ना रास्ता ढूंढें, और रास्ता ढूंढकर हम मसाला लेकर आते हैं, वो यहाँ बेचते हैं और खुद पैसे कमाते हैं। इन लोगों ने लैंड रूट से जाने की कोशिश की, पर अरब ने इनके काफ़ी काफ़ी लोगों को मार दिया, काफ़ी मर्चेंट को मार दिया जो मसाले लेने के लिए भारत जा रहे थे। लेकिन पानी का रास्ता कोई नहीं जानता था। और उसी समय पर 1500 के स्टार्टिंग और 1400 के लास्ट में दुनिया को खोजने की एक नई होड़ सी निकल चुकी थी। कोलंबस 1492 में अमेरिका को डिस्कवर करते हैं। ऐसे ही काफ़ी आइलैंड, काफ़ी देश और डिस्कवर किए जाते हैं जो लोगों से अभिन्न थे, जो लोगों से मिले हुए नहीं थे। तभी पोर्चुगीज और स्पेन के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेलिसेस। इसमें यह तय हुआ था कि एक वर्टिकल लाइन पूरे वर्ल्ड मैप में डाली जाएगी। ईस्ट की तरफ पुर्तगाल और वेस्ट की तरफ स्पेन ढूंढेंगे देशों को और उन पर कब्जा कर कर अपनी कॉलोनी बनाएंगे। स्पेन को समझिए, ये यहाँ पर ब्रिटेन अपना,
यहाँ पर ये पुर्तगाल और जो उस साइड है वो स्पेन। तो अब आगे चलते हैं। ये डिसाइड हो गया कि ईस्ट के साइड पुर्तगाल आएंगे, इसीलिए हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, और वेस्ट की साइड स्पेन जाएगी। वास्को डी गामा भारत को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, लेकिन भारत को ढूंढ नहीं पाते, अफ्रीका के नीचे साइड जाकर रुक जाते हैं। वहां पर उनको एक शख्स मिलता है भारत का, अब्दुल माजी, जो कि एक ट्रेडर थे। वास्को डी गामा बोलते हैं हमें भारत जाना है, वो बोले मैं भारत से हूँ। वास्को डी गामा बोले हमें भी ले चलो, हम भी भारत को ही ढूंढ रहे हैं। अब्दुल मांझी ने बोला चलो ठीक है, मैं ले चलता हूँ तुमको भारत। वो भारत को लेकर गए और कैलीकट में उस समय पर रूल कर रहा था विजयनगर अंपायर। विजयनगर अंपायर में जिस पोर्ट पर वास्को डी गामा पहुंचते हैं, उस जगह पर लोकल रूलर जो राज कर रहा था उसका नाम था जेमोरिन। वास्को डी गामा जेमोरिन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम ट्रेड करने के लिए आपके पास आए हैं, हम ट्रेड करना चाहते हैं मसालों का, स्पाइसेस का। जेमोरिन बोलते हैं हम तो चाहते ही हैं कि लोग आए हमसे ट्रेड करें, क्योंकि आफ्टर ऑल जितना हम बेचेंगे प्रॉफिट तो हमें ही होगा, पैसा हमको ही ज्यादा मिलेगा। पर वास्को डी गामा चाहता था जो भारत अरब के साथ ट्रेड करते हैं वो ट्रेड बंद हो जाए। वो जेमोरिन से बोलता भी है कि आप हमारे साथ ट्रेड कीजिए, अरब के साथ ट्रेड मत कीजिए। पर जेमोरिन बोलते हैं नहीं, हम वो हमारे पुराने कस्टमर हैं, हम उनके साथ ट्रेड करेंगे। आप कौन होते हो बोलने वाले कि हम उनके साथ ट्रेड न करें। वास्को डी गामा 1498 में भारत आता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाता है, मसाले लेके वहाँ बेचता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाता है। उसी के 2 सालों बाद पेड्रो, एक दूसरा व्यापारी, भारत आता है ट्रेड करने के लिए। जैसे ही वो पोर्ट पर पहुंचता है, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, और पेड्रो वापस अटैक करता है उनके ऊपर बॉम्ब से। वहां पर आसपास ही अरब की शिप्स खड़ी थी, वो उन पर भी अटैक कर देता है, सोचता है इसी मौका मिला है, इनको भी रगड़ देते हैं। अब पुर्तगाल का ठीक ठाक भारत के साथ ट्रेड हो रहा था, तो पुर्तगीज सोचते हैं कि क्यों ना हम अपना गवर्नर भेजते हैं भारत। तो 1501 में पुर्तगीज का पहला गवर्नर आता है, फ्रांसिस de अल्मेडा। ये आता है और हीरो बनने लगता है कि अब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ करूंगा, मुझसे पूछे बिना कोई कुछ नहीं करेगा। मतलब अपने आप को बस हीरो समझने लगता है पिक्चर का, जिसकी वजह से सभी लोग इससे गुस्सा होते हैं। लोकल जो रूलर था जेमोरिन वो भी इससे गुस्सा होता है, और जो अरब ट्रेडर्स थे वो भी उससे गुस्सा होते हैं, क्योंकि अब अरब ट्रेडर को कम पैसे मिल रहे थे, वो ट्रेड ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से एक लड़ाई होती है जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ चाल। इसमें फ्रांसिस de अल्मेडा हार जाता है और उसके बेटे को मार दिया जाता है जेमोरिन और अरब्स के द्वारा। टेक्निकली अल्मेडा आया था 5 में और 8 तक उसका कार्यकाल था, लेकिन 1508 में उसकी लड़ाई होती है जिसमें उसका बेटा मारा जाता है, और पुर्तगीज इसको बुला लेते हैं, दूसरे गवर्नर को भेज देते हैं, लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं था, ये बदला लेने वाला था। दूसरी लड़ाई होती है बैटल ऑफ द्यू, जिसमें अल्मेडा हारता है और ये वापस चला जाता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात हुई थी, अल्फोंसो जो दूसरा गवर्नर था वो भारत आया था, लेकिन जब अल्फोंसो ने इससे बोला कि तुम वापस जाओ, तो ये वापस ना जाने के बजाय अल्फोंसो को ही उठाकर जेल में डाल दिया, क्योंकि तुम बैठो, अभी मेरी लड़ाई बाकी है, मैं लड़ लूंगा, उसके बाद जाऊंगा। बैक टू टॉपिक, अल्फोंसो आता है, 1509 से लेकर 1515 तक उसका रूल होता है, वो भारत में आकर गवर्नर जनरल बनता है। ऐसे ही करते करते अब पोर्चुगीज का आगे टेन्योर कंप्लीट हो रहा था। अब हम बात करते हैं दूसरे के बारे में। एक इंटरेस्टिंग बात होती है, पोर्चुगीज अपने लोगों को बोलते हैं भारत आओ, भारत आकर यहाँ की महिलाओं से शादी करो और यहाँ पर अपना अंपायर बनाओ, अपना घर बार यहीं पर बसा लो, क्योंकि उनको पूरी तरीके से भारत पर कब्जा करना था, शायद इसलिए। यहाँ पर ब्रिटेन देखता है पोर्चुगीज को और उसको मिर्ची लगती है। वो सोचता है कि सभी लोग पोर्चुगीज में पैसे कमा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, तो वाई वी नॉट, हम भी चलते हैं और पैसे बनाते हैं। ये सोचकर ब्रिटेन की रानी से वो फरमान लेते हैं और आ जाते हैं भारत ट्रेड करने के लिए। 15 साल की मोनोपोली होती है। मोनोपोली का मतलब 15 साल तक ट्रेड सिर्फ हम करेंगे और कोई ट्रेड नहीं करेगा। 1602 में डेंस आते हैं और फ्रांसीसिस आते हैं 1665 के आसपास। अब ये जितनी भी कंट्रीज आई, ये आपस में लड़ाई करती हैं, कभी ये इनके साथ होते हैं, कभी वो उनके साथ होते हैं। आपस में काफ़ी लड़ाई होती है, जिसमें कई बार फ्रांस, कई बार पोर्तुगीज, कई बार डेंस, ये सारे बाहर हो जाते हैं, और लास्ट में सिर्फ एक मेन प्लेयर बचता है, ब्रिटेन। यहाँ पर बात करने वाली है 3 कर्नेटिक वॉर की, जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ी जाती हैं। पहली जो कर्नेटिक वॉर हुई थी वो 1742 से लेकर 1748 के बीच में हुई। रीजन ये था, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया में राजा की डेथ हो जाती है और फ्रांस चाहता था कि हमारा इंसान कोई वहां की गद्दी पर बैठे
और ब्रिटेन चाहता था कि हमारा इंसान कोई गद्दी पर बैठे, जिसके लिए वहां पर लड़ाई हो रही थी और वहां पर लड़ाई हुई तो इसलिए यहाँ पर भी लड़ाई होने लगी। लड़ाई शांत होती है, फिर दूसरी कर्नाटिक वॉर होती है। दूसरी लड़ाई होती है 1749 से लेकर 1754 तक। इसका जो रीजन था वो इंटरनल डिस्टरबेंस था। भारत में कई राज्य थे, वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। कुछ के साइड ब्रिटेन था, कुछ के साइड फ्रांस था आपस में, इसीलिए ये दोनों फाइट करते हैं। और तीसरी जो कर्नाटिक वॉर हुई थी वो थी 1765 से लेकर 1763 तक। जो थर्ड कर्नाटिक वॉर थी, इसका रीजन था अमेरिका के ऊपर ब्रिटेन रूल कर रहा था। ब्रिटेन अपनी कॉलोनी बनाए हुए था और फ्रांस चाहता था कि ब्रिटेन वहां से निकल जाए और हम लोग वहां पर अपनी कॉलोनी बना लें। और अमेरिका भी उस समय चाहता था कि हम लोग आज़ाद हो जाए। इसी कश्मकश में वो वाली लड़ाई हुई थी। इसीलिए आप देखोगे कि 1775 के आसपास अमेरिका आज़ाद होता है। अब ये समझिए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो बाहर से लोग आए थे ये भारत में सक्सेसफुल सरवाइव कर लेते हैं। उस समय हमारी पॉलिटी को समझिए, कोई भी इतना बड़ा राज्य नहीं था जो पूरे भारत पर कंट्रोल कर सकता हो। हमारा पूरा भारत छोटे छोटे अंपायर में डिवाइड था। फिर चाहे सूरत हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मुगल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मराठास हो। एक समय तक मराठा भी काफी स्ट्रांग थे, लेकिन मराठा का भी डाउनफॉल आता है 1761 की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद, जिसमें उनकी एक ह्यूज डिफीट होती है। 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, जिसकी वजह से उसके बाद जो भी रूलर्स आए वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि पूरे देश को बांधे रख सकते, जिसका रिजल्ट ये आया कि राजपूत सारे लोग डिवाइड हो गए, सभी ने अपना अपना अंपायर बनाया। जब पूरा हमारा भारत पार्ट्स में डिवाइड था तब सभी लोग यही सोचते थे कि वो अपना एक्सपैंड कैसे करें, अपने राज्य को एक्सपैंड कैसे करें, जिसके लिए वो फॉरेन से आए हुए लोगों की मदद लेते हैं, जैसे पोर्तुगीज, फ्रांसो जैसी कंट्रीज की मदद लेते हैं लड़ाई के लिए। जिसमें ये जो कंट्रीज बाहर से आई थी ये अपना योगदान तो देती थी, लेकिन उसके बदले पैसे भी ले लेती थी, जिससे जितनी लड़ाई हो रही थी उतनी ही मैन पावर कम हो रहा था, और जितना लड़ाई हो रही थी उससे पैसे भी और कम कर रहे थे, जिससे इकोनॉमिकल बर्डन आ रहा था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी खराब हुई। इकोनॉमी खराब होने की वजह से वो जो बाहर से लोग आए थे उनको एक एज मिल सका। अगर हम आगे फॉरवर्ड करें तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, जिसमें ब्रिटेन जीतता है। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें और 10-12 सालों बाद पूरी तरीके से बंगाल पर अपना कब्जा कर लेता है। और इसी तरीके से मराठा, सिंध, पंजाब, इन सब को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्रिटेन की ये जो पॉलिसी थी एक्वायर करने की, इसमें छोटे छोटे जो राज्य थे, जो जमींदार थे, जो पीजेंट थे, ये सारे बहुत परेशान थे, काफी पीड़ित थे, जिससे छोटे छोटे रिवॉल्ट हो रहे थे। और ये छोटे छोटे रिवॉल्ट लोगों के अंदर गुस्सा बना रहे थे, जो सारा गुस्सा 1857 की क्रांति पर फूटता है। इन चीजों के बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम यह समझ लेते हैं कि इस पूरे वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड हमने समझा क्या। सबसे पहले यूरोप में रेनेसां आता है, जिसकी वजह से उनको खाना चाहिए था, मसाले चाहिए थे, वो भारत की तरफ रुख लेते हैं, भारत की तरफ आते हैं, कुछ समय ट्रेड करते हैं। लेकिन यहाँ की कमजोर पॉलिटिक्स की वजह से, हम लोग जो इतने पार्ट्स में डिवाइड थे, इसकी वजह से वो एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। जो बाहर से कंट्रीज आई थी, जैसे डेंस हो गए, पुर्तगीज हो गए, फ्रांस हो गए, ब्रिटेन हो गए, आपस में भी लड़ाई करती हैं और फाइनली विनर जो निकल के आता है वो ब्रिटेन होता है। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटेन को एक एज मिलता है, एक नया रास्ता खुलता है कि भारत पर रूल करने के लिए। और जो छोटे छोटे रिवॉल्ट हो रहे थे ब्रिटेन के खिलाफ, ये सारी चीजें बॉम्ब ब्लास्ट होती हैं 1857 की क्रांति को, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब आपका काम यह है कि 1857 की क्रांति के पीछे, आसपास पीछे जो भी रिवॉल्ट हुए उनके बारे में पढ़िए, समझिए, और जितने रिवॉल्ट आपने पढ़े समझे उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं पार्ट 2 में।